अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम क्या में पाकिस्तान के सिलसिले में तहरीक अलीगढ़ के किरदार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके लिए तहरीक अलीगढ़ को शुरू करने से पहले हम इसके पस मंज़र को जानते हैं। पस मंज़र में कहते हैं 1857 की जंग आज़ादी जो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर शुरू की थी। शुरू तो दोनों ने मिल की, लेकिन जब वो नाकाम हुआ, वही तो नाकामी की सूरत में इन हिंदुओं ने क्या किया कि सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पर डाल दी। फिर क्या हुआ? उसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपनी नफरत की बिना पर सख्त तरीन सजाएं दी, उनको बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। क्यों उनको निशाना बनाया? इसलिए निशाना बनाया कि उन्हें पता था कि मुसलमान जो है वो हुर्रियत पसंद है और वो अपना इक़्तिदार जो है वापस लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि क्यों ना मुसलमानों को हर तरीके से, चाहे वो सियासी है, समाजी है, माशी है, हर तरीके से उन्हें पसमानदा किया जाए। जब मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इस सूरत में कुछ ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया, जिनमें सबसे पहला नाम सर सैयद अहमद ख़ान का आता है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आपको बताऊं बच्चे, आपका नाम सैयद अहमद ख़ान था, सर आपका खिताब था जो अंग्रेज़ ने दिया। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम हुए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमानों के इन्होंने हालात देखे तो आपने कहा कि ये मुसलमान तो तालीमी, माशरती हर मैदान में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के तालीमी, माशी और माशरती यानी गर्जे की ज़िंदगी के हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह की। इस मकसद के लिए उन्होंने एक तहरीक चलाई। आपने जिस वक्त ये तहरीक शुरू की थी, आप उस वक्त अलीगढ़ में थे, तो इसलिए इस तहरीक को अलीगढ़ के नाम से ही याद किया जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात थी 24 मार्च 1898 को हुई। सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की हर तरह की इस्लाह की। तो जो अलीगढ़ थी उसका किरदार क्या में पाकिस्तान के सिलसिले में क्या क्या था, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि तालीमी मैदान में तहरीक अलीगढ़ का किरदार क्या था। जंग आज़ादी जब ख़त्म हुई तो मुसलमानों की तालीमी हालत बहुत ख़राब थी। हिंदू जो थे वो तालीम हासिल करके स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए। मुसलमान तालीम को हकारत और नफरत की निगाह से देखते और वो इतने ज़्यादा बदजन हो गए थे कि वो अंग्रेज़ी ज़बान को बिल्कुल भी किसी सूरत भी उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो इस सूरत में सर सैयद ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेज़ी ज़बान और जदीद अवाम के ख़िलाफ़ मनफी रवैया तर्क कर दे। यानी जो जदीद आप सबक आजकल का निसाब पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में जो आप लोग क्या मनफी रवैया उसे तर्क कर दे और वक्ती तौर पर सियासत में हिस्सा न लें, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पर इसमें हिस्सा लेकर आप खुसूसी तवज्जो उस पर दें ताकि आपको पता चल सके कि आज का दुनिया के हालात कैसे हैं। इस तालीमी इस्लाहात में सबसे पहला जो काम है जी वो सर सैयद अहमद ख़ान का है, मदरसा मुरादाबाद 1859। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने तालीमी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए बाकायदा मंसूबों का आगाज़ किया। इसके लिए उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल का संग बुनियाद रखा और इसी से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। अब इसमें कहते हैं कि फ़ारसी ज़बान की तालीम के साथ अंग्रेज़ी ज़बान भी सिखाई जाती थी। यानी जो मदरसा मुरादाबाद था उसमें फ़ारसी की ज़बान के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान भी सिखाई जाती थी ताकि मुसलमानों को भी पता चल सके कि जदीद ज़बान को सीख कर वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा उनका कायम करना था मदरसा गाजीपुर 1862। जब आप सर सैयद अहमद ख़ान का तबादला गाजीपुर में हुआ तो उन्होंने वहाँ पर भी एक मदरसा कायम किया और उसमें भी अंग्रेज़ी निसाब को शामिल किया। अंग्रेज़ी निसाब इसलिए शामिल कर रहे थे कि ताकि मुसलमान जो हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम को भी हासिल करें। इस स्कूल में अरबी की, फ़ारसी की और संस्कृत के मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। स्कूल का नाम सर सैयद अहमद ख़ान ने विक्टोरिया रखा। ये एक प्राइमरी स्कूल था जो आगे बढ़कर हाई स्कूल के दर्जे तक पहुँच गया। उसके बाद आगे जी
साइंटिफिक सोसाइटी 1863। गाजीपुर के मदरसे क़याम के बाद सर सैयद अहमद खान ने 1803 में मगरबी अफकार और ख्यालात से वाकिफ होने, यानी उन्हें पता चले कि मगरबी ख्यालात और अफकार कैसे हैं, उसके लिए करने के लिए उन्होंने एक अंग्रेज़ सरबराह था डेविड ऑफ आर्गल, उनको जो था इन्होंने बतौर हेड और इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए अपने दोस्त राजा किशन दास के स्पुर्द किया। इस सोसाइटी का सबसे बेहतरीन काम ये था कि इसने बहुत ही थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा उर्दू में किया और तारीख़ी माशियात, ज़राअत और कीमिया की कुतुब भी उर्दू ज़बान में शाया की गई। फिर बनाया उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट 1866। अब सर सैयद अहमद खान का तबादला जब अलीगढ़ हो गया तो उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर जो है वो अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया। अब इसका इफ्तिताह हुआ। अब इसका सबसे बेहतरीन काम क्या था, जो बहुत इसके कारनामों में था, कि इसमें जो अखबार था उसका एक कॉलम अंग्रेज़ी में होता था और दूसरा कॉलम उर्दू में होता था, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो साथ साथ अंग्रेज़ी को भी पढ़ें, उन्हें पता चल सके कि आया इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है और जदीद दौर से हम कैसे हमांग हो सकते हैं। पहले ये अखबार जो था वो सिर्फ हफ्ता रोज़ा था, यानी हफ्ते में एक बार निकलता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सह रोज़ा यानी 3 दिन के बाद इसकी इशात होने लगी। 1889 अपने 89 में अपने बेटे के साथ सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान जाने का उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों का दौरा करके ये तो मालूम करूँ कि उन लोग का तरीक़ा तालीम कैसा है। तो फिर जो मगरबी तालीम उन्होंने वहाँ देखा तो उसने सर सैयद अहमद खान को बहुत मुतासिर किया। जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने अंजुमन तरक्की-यान मुसलमान हिंद कमेटी का क़याम अमल में लाया। इसके ज़िम्मे क्या काम था कि सबसे पहला काम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में इस बात का पता लगाए कि मुसलमान तलबा की तादाद कितनी है, पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर पे क्यों कम है 2, और कदीम अलूम में पीछे रहने की क्या वजह है, जदीद अलूम से क्यों मुतनफ़र है 4। और जब ये चारों चीज़ों का पता कर लग गया कि मुसलमानों की तादाद कितनी है, कम क्यों है, कदीम अलूम में क्यों पीछे है और जदीद अलूम से क्यों मुतनफ़र है, तो इस जायजा लेने के बाद कमेटी ने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनका अपना कॉलेज होना चाहिए। MAO हाई स्कूल का क़याम फिर उन्होंने किया। MAO हाई स्कूल ममडन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल ये 1875 में बना। 24 मई 1875 को इसका इफ्तिताह हुआ। बहुत जल्द इसकी तादाद 70 तक पहुंच गई और इसमें अंग्रेज़ी तालीम और मगरबी अलूम के साथ साथ मकामी अलूम भी सिखाए जाते थे। पहले ये स्कूल था, फिर 2 साल के बाद MAO कॉलेज अलीगढ़ का क़याम। 2 साल में ये स्कूल जो ममडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था वो 1875 में बना। 2 साल गुजरने के बाद इसे MAO कॉलेज अलीगढ़ करके जो था नाम इसको दे दिया गया, यानी ये स्कूल जो था कॉलेज बन गया 2 साल के उर्से में। और इसका बुनियाद 8 जनवरी 1870 को लॉर्ड लेटन ने रखा और इसके साथ साथ उसने इस कॉलेज के उनके बुनियाद रखने के साथ उसने कॉलेज को मज़ीद ज़मीन भी लॉट की कि स्कूल को, इस कॉलेज को और ज़्यादा कुशादा किया जाए। और यहाँ पर यह था कि संस्कृत इस्लामी तालीम के साथ संस्कृत भी तालीम थी। मुसलमान तलबा के अलावा बाकी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले भी तलबा यहाँ पढ़ते थे और हर ख़ास आम को ये था कि वो इसमें दाखिला ले सकता था। यहाँ पे उनकी तरबियत और किरदार साजी के लिए सोसाइटियाँ कायम की गई थी और बहस मुबाहिसे और तकरीर के मुकाबले भी किए जाते थे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी मुसलमानों का बेहतरीन कारनामा ममडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम 1886 में। सर सैयद अहमद का सबसे बड़ा मकसद कॉलेज का क़याम था, लेकिन अब एक कॉलेज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ममडन ऑल इंडिया ममडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारा तश्कील देने का काम किया। 27 दिसंबर 1886 को MA कॉलेज अलीगढ़ में मुनक्कद हुआ। इसके मकासद दर्ज ज़ेल थे। सबसे पहले था मुसलमानों के
انگریزی مدارس میں مذہبی تعلیم کے حالات پر نظر رکھنا اور مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلانے کی کوشش کرنا۔ یہ تو ہو گیا جی، ہم نے پڑھا پہلے تعلیمی۔ آپ کہتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کا سیاسی کردار کیا تھا؟ تحریک علی گڑھ اس جوش و جذبے کا نام ہے جو سر سید اور اس کے رفقا کار نے اسلام اور مسلم قوم کی سربلندی اور عروج کے لیے کیا۔ علی گڑھ کی تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و جذبہ اور احساس پیدا کیا جو قیام پاکستان کی صحیح کاوش اور جدوجہد کی ابتدائی شکل بنی۔ سیاسی میں علی گڑھ دو قومی نظریہ تھا۔ علی گڑھ کالج دو قومی نظریہ پروان چڑھوانے میں اس نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا خالق مانا جاتا ہے۔ اس تحریک نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ مذہب کی بنیاد پر ہندو اور مسلمان الگ الگ ہے اور وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ سیاسی قیادت علی گڑھ کالج کی وجہ سے مولانا شوکت علی، ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر جیسے باصلاحیت اور قابل نوجوانوں کی زیور تعلیم سے آراستہ کیا، جنہوں نے قیام پاکستان کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ شملہ وفد مسلم لیگ کا شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام جداگانہ انتخابات کے مطالبے اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تشکیل پانے والے ادارے علی گڑھ کا ہی نتیجہ، یعنی علی گڑھ کا نتیجہ تھا کہ شملہ وفد بھی کامیاب ہوا اور اسی کی بیس پر مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں لایا۔ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ حکومت برطانیہ نے 1892 کی آئینی اصلاحات میں پہلی مرتبہ انتخابات کا تصور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دفعہ کہ ہم انتخابات کروانا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر سر سید احمد خان نے کہا کہ ہم جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کی کوششوں میں حصہ علی گڑھ کے مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے جائز حقوق اور کے تحفظ کے لیے اعلیٰ پائے کے لیڈر پیدا کیے۔ قائد اعظم کی تحریک پاکستان کے جہاں مناسب افراد کی ضرورت ہوتی وہاں پر علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن مددگار ثابت ہوئی۔ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن میں جیسے آپ کے پاس مولانا شوکت علی تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، مولانا محمد علی جوہر جیسے قابل اور بہت سے ایسے، سردار عبدالرب نشتر جیسے ایسے جو فارغ تحصیل سے علی گڑھ کالج سے، وہ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن تھی جس نے قائد اعظم کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ دیا۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں جب ہندوؤں نے اردو کے خاتمے اور ہندی کو رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو سر سید احمد جو تھے اس وقت کی لیجسلیٹو کونسل کے رکن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہوں نے اس کی سخت مزاحمت کی اور اس سازش کو ناکام بنایا۔ اب بچے اس ساری جو ہم نے پڑھا اس کا حاصل بحث کیا تھا کہ تحریک پاکستان میں علی گڑھ نے جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش، یعنی اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعلیٰ ادارے نے مسلمانوں کے عقائد کی درستگی کی، اس نے اصلاح معاشرے کی مہم تشکیل دی جس کا پیغام برصغیر کے گھر گھر میں پہنچا، اور سب سے بڑی بات کہ اس تحریک علی گڑھ کی وجہ سے بکھرے مسلمان، منتشر مسلمان جو تھے، انہیں تسبیح کی دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دیا، اور قیام پاکستان علی گڑھ ہی کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ تھا۔